हम सारी आपकी बातें मान लेंगे, लेकिन हम ये ना हमें कहना कि अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ। इंशाअल्लाह जो फैसला आएगा, हमें पूरा यकीन है चोरी करने वाले, डाका डालने वालों को सजा जरूर मिलेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम, TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। असेंबलीज इलेक्ट करती हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, ना कोई और है, असेंबली को इलेक्ट करना पड़ता है। भाई तुम्हारे पल्ले कुछ है ना, तुम अदलिया हो ना तुम नैब का इदारा हो, बढ़के मारते हो जिस तरह के पता नहीं क्या करते हो। ना खंजर उठेगी ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं वाज़े ऐलान करता हूँ, अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मुनशिफोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरी होंगे या फिर जेल जाएंगे, सबकी नज़रें एहतसाब अदालत पर लगी हैं कि जो कल महफूज फैसला सुनाने जा रही है। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस पर जो फैसला 19 तारीख को महफूज किया गया था, और अब तक जो एक तासुर है अवामी, सियासी और सहाफ़ती हलकों में एक मजबूत तासुर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा हो जाएगी, लेकिन उनकी बरियत के मामले को भी खारिज-ए-इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। और साथ ही साथ कल एक और बड़ी अहम समाअत होनी है जो सुप्रीम कोर्ट के लाहौर रजिस्ट्री में, जहां पर आसिफ जरदारी और फ़याज़ तारपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, जो एक फेक अकाउंट्स का केस है, उससे मुतालिक समाअत होगी और JIT की रिपोर्ट जो है वो ओपन की जाएगी और ये रिपोर्ट फ्रीकेन में शेयर भी की जाएगी। ये बड़ी अहम समाअत है और जो फैसला भी कल आना है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का, ये दोनों बड़े अहम केसेस हैं और यकीनन सियासी मंजरनामे पर इनके काफ़ी अहम असरात मुरतब होंगे। और साथ ही साथ इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन ने इन केसेस और फैसलों को लेकर जो बयानिए अलग अलग तरतीब दे रखे हैं, कि जो हुकूमत का बयानिया है वो ये है कि ये करप्शन की है, इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है, इन्हें सज़ा होनी चाहिए और सज़ा होगी भी। जबकि जो अपोजिशन की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका ये बयानिया है कि ये एकतरफा एहतसाब हो रहा है, इंतकामी सियासत हो रही है। तो अब आवाम के अंदर किस पार्टी का जो बयानिया है वो ज़्यादा मकबूल होगा, कैसे पजीराई मिलेगी, ये सब और बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जनाब मुबशिर जैदी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, और अली अहमद कुर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कानूनी राय अगर हम ले लें अली अहमद कुर साहब से, कि कल जो फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो दो रेफरेंसेस थे, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस, इसका कल बड़ा अहम फैसला आने वाला है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं अली अहमद कुर्द साहब? नहीं, मेरी बात क्या है समर अब्बास साहब, सारा मुल्क जो सोच रहा है, आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है, अभी आपने थोड़ी देर पहले उसका जिक्र भी किया। हमको वैसे आदत हो गई है, बैसियत कौम हमारी ये तरबियत की गई है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, मतलब थोड़ा सा माजी में जाते हैं, ज़िया-उल हक का दौर था और नुसरत भुट्टो की बेगम नुसरत भुट्टो वाली पेशी थी, और उसके अनाउंसमेंट से एक दिन पहले एक बिल्कुल हैजान, बड़ी एक बहुत ही उसके आप क्या कहते हैं बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके बाद आप आए जनाब फिर ज़फ़र अली शाह साहब वाले केस के दिनों में, फिर आप आए इरशाद हसन खान साहब के उसमें के जो फैसले हो रहे थे, इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाली जो पिटीशन थी, तो उनके अनाउंसमेंट से एक दिन पहले हमेशा ऐसे ही होता रहा। हम टेम्परेचर को इतना ऊपर ले जाते हैं कि बाद में हर आदमी अपनी राय जनी करना शुरू होता है। तो इस वक्त राय बिल्कुल आम आवाम की राय ये है कि हालांकि ये तो एक छोटी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल की नहीं है, मगर लगता यही है कि मियाँ साहब को सज़ा होने जा रही है। मगर क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? क्या वाक़यतन कि हुकूमत के कहने के मुताबिक एक चोर को बकौल उनके, वो उनको मियाँ साहब को चोर कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आया उनको सज़ा होने से इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत से उनका रोल ख़त्म हो जाएगा? और क्या जो बात की जाती है सज़ा वाली, जो बात की जाती है कि जो लोग इस राय का इजहार कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर सज़ा होगी, वो केस के जो मेरिट्स हैं उनको देखते हुए कई लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बार बार मौका दिया गया कि वो मनी ट्रेल दे दें
जो उन्होंने असासे बनाए उसका हिसाब किताब दे दें, वो नहीं दे सके, इसकी वजह से उनको सज़ा होने जा रही है, जो मुमकिन तौर पर सज़ा होने जा रही है, सज़ा होती है या नहीं होती, ये कल अदालत ने डिसाइड करना है। नहीं देखें समरवा साहब, सिर्फ ये बात सिर्फ इसी नुक्ते को आप नहीं लेना। अगर वाकई ये नैब रेफरेंस का केस है और नैब कोर्ट में चल रहा है तो आपको ये देखना होगा, लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आई क्या। नैब रेफरेंस में हमेशा ये होता है इट इज़ ओनली द चेयरमैन ऑफ नैब या उसका जो है ड्यूली अथोराइज्ड कोई ऑफिसर होता है, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो इंक्वायरी करता है और बाद में अगर वो इस ओपिनियन, इस राय के हैं कि इसको रेफरेंस को कोर्ट में जाना चाहिए तो तब वो रेफरेंस को भिजवाया जाता है। हम और आप सब जानते हैं, एवन फील्ड्स वाला मामला हो, ये अजीजिया हो, फ्लैगशिप हो, ये तो सारी जीआईटी की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के तहत हुई थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये रेफरेंसेस पेश किए गए। तो देखें जो चीज़ शुरू से कानून के मुताबिक ना तो पेश की गई है ना उसका ट्रायल हो रहा है, तो उसमें आप एक से पूछते हैं कि जनाब आप बताएं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग आपने की, ये पैसे कहाँ हैं। पहले आप ये तो साबित करें कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं वो साबित है या नहीं। आम आदमी की राय है कि वो साबित नहीं है, उसके बाद फिर आप उससे पूछें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग। बहरहाल कोर्ट ऑफ लॉ में भी कुछ चीज़ें पेश करनी थी दोनों फ्रीकैन ने और मियाँ साहब ने, तो इस केस में ज़्यादा जो फोकस उनका रहा है वो जो केस जिस तरह से नैब के वकला ने उसको प्रोसीड किया, आगे लेके चले, उसमें से वो खामियां ढूंढते रहे, खुद से कोई अपना दिफा पेश अभी तक नहीं कर सके, सॉलिड दिफा जिसे कह सकते हैं, क्योंकि उस तरफ भी काफ़ी कमी कोताहियां हो सकती हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपकी क्या राय है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा एक और इम्तिहान कल के केस की सूरत में आने वाला है? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले से जेल में है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी दोबारा जेल में चले जाते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड तो तश्कील दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर पार्टी तो एक मुश्किल सूरत हाल में जाएगी। जो पहली मरतबा जो फैसले करेंगे वो नॉन शरीफ होंगे जो फैसले करेंगे पार्टी के अंदर। देखिए, जहाँ तक असूली बात है, असूली बात तो यही है कि कल फैसला आएगा तो पता चलेगा कि फ़ैसला असल में है क्या। इस वक्त जस्टिस अरशद मलिक जो हैं या मलिक अरशद साहब, सिर्फ उनको मालूम है कि वो कल क्या अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि एवन फील्ड के अंदर जो फ़ैसला हुआ या जिसकी बुनियाद पर सज़ा हुई उसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया सज़ा को, कनेक्शन अपने तौर पे कायम रही, तो उसकी जिसकी अपील के मराहल अभी तय होने बाकी हैं। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे कानूनी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन ये जो किस्सा है नवाज शरीफ साहब का, ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का है। तो दैट इज़ वाई ही इज़ उस नैब की अदालतों में इस वक्त पेश हो रहे हैं या उनको होना पड़ा है। तो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स के लिए तो अब वो नैब का कानून है, उस कानून वो सही है, वो गलत है, उसको ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये तो पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटिव अदारे हैं ये उनका इस्तेहकाक है कि वो उसके ऊपर अपनी सोच रखें। हाँ, जो उसके अलावा कानूनदान है वो भी अपनी इनपुट दे सकते हैं, लेकिन फ़ैसला अलबत्ता मुकन्ना करना है। तो उसके मुताबिक तो फ़िलहाल आप उसी कानून के तहत काम कर रहे हैं जो कि नैब के अंदर एग्जिस्ट करता है। PMLN को क्या होने जा रहा है? देखिए, PMLN एनीवे इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में दो चार है कि उस वक्त पिछले को 1.5-2 साल से उनकी जो फाउंडेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिली हुई हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लीडरशिप अपनी जगह पे कायम नहीं है। लीडरशिप जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए अवेलेबल होती है। जो बड़ी टॉप के लीडर लोग हैं वो सब आगे पीछे हुए हैं। डार साहब इंग्लैंड में है, बाकी लोग भी शायद कुछ 1-2 बाहर होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आपकी सीनियर लीडरशिप एक यकजा तौर पर मौजूद ना हो और आपको सामने का रास्ता क्लियर नज़र ना आ रहा हो अपनी सियासत के अंदर, तो ऐसा होता है। लेकिन इससे ये मतलब हरगिज़ नहीं लेना चाहिए कि PMLN की सियासत ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल है पार्टी, मेरी नज़र के अंदर पार्टी ट्रांजिशन में है। ये ट्रांजिशन कब मुकम्मल होती है, कितनी लंबी रहती है, ये फ़ैसला PMLN को करना है और PMLN की मौजूदा लीडरशिप को करना है। अगर तो वो इसको बहुत लंबी ट्रांजिशन रखेंगे उतना ही अनसर्टेनिटी रहेगी और उस अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पार्टी उतना ज़्यादा सफ़र करेगी। जितना इस ट्रांजिशन को छोटा रखा जाएगा पार्टी ज़्यादा श्योर होकर निकलेगी। तो ये एक इलेक्शन नहीं है, आगे बहुत सारे इलेक्शन में इस पार्टी ने अपना हिस्सा अदा करना है, तो मेरा हाल है उतना अपने लिए बेहतर करेंगे। ये सब फैसले PMLN को अपने लिए करने हैं, ये हम आप बाहर बैठ के नहीं कर सकते। बाकी जहाँ तक कल का जो आना है फैसला वो बताएगा, दिखाएगा कि क्या होने जा रहा है उसके बाद और
किस तरीके से लोग या PMLN किस तरीके से उसको मैनेज करती है इस फैसले को। ठीक, मुबशिर ज़ैदी साहब, यकीनन ये जो फैसला है इसके सियासी मंजरनामे पे बड़े दूररस और गहरे असरात मुरतब होंगे, और जिस तरह से नून लीग की मीटिंग्स भी गुज़िश्ता हफ्ते चलती रही, तैयारियों से मुतल्लिक बात होती रही, आज भी मिले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और मुशावरत चल रही है कि इस फैसले के बाद क्या लाया अमल इख्तियार किया जाए। आया कानूनी ऑप्शंस पर ही इक्तफा किया जाए या फिर सियासी मुज़ामती तहरीक भी चलाई जाए। 30 तारीख को कन्वेंशन भी होने जा रहा है पार्टी के यौम तासीस से मुतल्लिक। मरियम नवाज खामोश हैं, एक एडवाइजरी बोर्ड पार्टी में तश्कील दे दिया गया है। लगता है कि नून लीग मुज़ामती मोड की तरफ जा सकती है मुमकिन तौर पर, चूँकि जब गिरफ्तारी हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्हें इस मुज़ामती तहरीक से नहीं हो सका था। देखिए समर, मुझे ये लगता है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं या अहम मोड़ पर। मेरे मुल्क की तारीख़ में हर 6 महीने बाद हम यही बात दोहराते हैं और शायद 9,999वीं दफ़ा हम एक दफ़ा फिर एक अहम मोड़ पर खड़े हुए हैं। देखिए, जो फ़ैसले आने हैं, मुझे नहीं लगता कि इन केसेस के फ़ैसले एवन फील्ड से ज़्यादा अहम फ़ैसले साबित होंगे। और अगर इन केसेस के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने जो करप्शन की क्लॉज है, अगर उसको उस पर सज़ा ना सुनाई, तो इन केसेस का जो किस्मत है, जिसे आप फेट कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर वही होगी जो एवन फील्ड में हुई, यानी ये फ़ैसला शायद सस्पेंड हो जाएगा। नैब अदालतें हमेशा इस तरह के फ़ैसले देती रही हैं जिनको बाद में, जिनकी कानूनी हैसियत को जो है बहुत बड़ा चैलेंज का सामना होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा नैब का फ़ैसला हुआ हो जो सुप्रीम कोर्ट तक उसी तरह गया हो और सस्पेंड ना हुआ हो या स्ट्राइक डाउन ना हुआ हो। तो नैब एक ज़ेली अदालत है, उससे एक फ़ैसला देना है। ये जो दोनों केसेस हैं, देखिए इसमें और एवन फील्ड में क्या फ़र्क है। एसिड बियॉन्ड मीन्स का कहा अभी चौधरी साहब ने, और जिस तरह तो इसमें जो है, देखिए उनके बेटों के ऊपर अगर इल्ज़ाम है या मुझे जैसे लगता है कि अल अज़ीज़िया में तो बिल्कुल ही उसमें वो नहीं है। अब अगर फ़ैसला लेट से उन्हें फ्लैगशिप में सज़ा होती है और अज़ीज़िया में वो बरी हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। दोनों लिंक्ड हैं आपस में ना, भी सज़ा हो जाती है। और करप्शन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप दोनों पढ़ेंगे तो दोनों थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। दूसरा जो है, फ़ैसला अगर करप्शन पर नहीं आता तो फिर नून लीग कहेगी कि ये देख लें, एवन फील्ड की तरह इसमें भी करप्शन पर फैसला नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगी नून लीग को। मुझे तो लगता है शायद सियासी तौर पर उनको फ़ायदा ही हो जाए गोइंग फॉरवर्ड। और जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, तो पीपल्स पार्टी का भी यही हाल हुआ था, आपको याद होगा। 97 में 17 सीटों पर रह गए थे। बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी बाहर चले गए थे। मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा कि क्या हुआ। तो ये बड़ी पार्टीज़ हैं, संभाल लेती हैं, लीडरशिप जेल में हो या बाहर हो, पीछे कम अज़ कम, और वो जेल में या बाहर रह कर के उसको कंट्रोल कर लेती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई तूफ़ान मचने वाला है। बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे प्रोग्रामों की हद तक या ख़बरनामे की हद तक बड़ा कल तूफ़ान मचेगा कि जनाब, और वो ढिशक्यों करके हम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलाएंगे कि जनाब ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब ये फ़ैसला आएगा तो उस फैसले को पढ़ने के बाद ये तयन होगा कि ये फ़ैसला कानूनी तौर पर क्या अपनी लीगैलिटी जो है, कानूनी हैसियत वो कायम रख पाएगा हाई कोर्ट्स में, या टू दैट लेवल सुप्रीम कोर्ट में भी। ये चीज़ देखने की होगी। एवन फील्ड के फैसले का हाल आपने देख लिया कि वो सस्पेंड हो गया, हालांकि लेकिन जब मैं सिर्फ सियासी माहौल की बात कर रहा हूँ, जिसकी तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है कि सियासी माहौल खराब हो सकता है आने वाले दिनों में, उसमें यानी सियासी दर्जा हरारत बढ़ सकता है। जी एक मिनट, एक चीज़ मुबशर, सिर्फ एक चीज़ आपसे क्लियर करनी है कि सज़ा मुअत्तल हुई ना उनकी, वो कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हुई है। कन्विक्शन के लिए वो अपील में गए हुए हैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन सर, सज़ा की मुअत्तली जो है वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कदम होता है, और ख़ास तौर पे इस तरह के करप्शन केसेस में। अब जाहिर है नून लीग तो इसको एक तरह से अपनी विक्ट्री ही तस्लीम कर रही है। क्योंकि खान साहब ने बार-बार केस ही बनाया था कि करप्ट हैं, चोर हैं। वो जब करप्शन वाली बात, बिल्कुल मुबशर साहब आपकी बिल्कुल उसमें वजन है कि जब करप्शन साबित नहीं हुई, जी वो कहते हैं जी एसिड बियॉन्ड मीन का केस था, करप्शन नहीं साबित हुई, 9A5 के तहत सजा नहीं, 4 के तहत हो गई।
4 के तहत। एग्जैक्टली तो मुझे सिर्फ ये है कि कानूनी हैसियत जो होती है नैब केसेस की वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो हायर कोर्ट्स में स्टैंड नहीं कर पाती, और यही चीज़ बेनिफिट दे जाती है अगेन विद मेरिट्स ऑफ द केस। शायद जो है हमें भी पता है कि करप्शन हुई है कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर हुई है, लेकिन अगर इस तरह के कमज़ोर फैसले आएंगे जिस तरह एवनफील्ड में आया, या मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह कल आएगा, तो उससे कोई ख़ास जो है हम ये जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है उसको तक़वियत नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक अहम दिन है। गो के फैसला तो मुतवक्के नहीं है, लेकिन एक समात होगी जिसमें JIT की रिपोर्ट जो कि 19 दिसंबर को सबमिट कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रिपोर्ट सामने आएगी और वो शेयर भी की जाएगी फरीकैन को। एक अहम समात कल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। इस मामले पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। अदालती केसेस के अतबार से कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तरफ इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस का फैसला सुनाने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ उसी वक्त लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में समात हो रही होगी। आसिफ अली जरदारी और फरियाद तारपुर के खिलाफ जो फेक बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जो केस है, और JIT की रिपोर्ट जो कि 19 तारीख को सबमिट कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो रिपोर्ट भी फरीकैन को शेयर की जाएगी। वो रिपोर्ट ओपन होगी। और एक तो JIT का मामला तो है ये अली अहमद कुर्द साहब, लेकिन साथ ही साथ जो एक जरदारी साहब के फ्लैट का मामला पिछले हफ्ते सामने आया कि जिसमें फवाद चौधरी साहब ने ये दिखाया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि उनका फ्लैट है न्यूयॉर्क में जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था अपने असासों के अंदर। और जिसके बाद एक नुक्ता नज़र सामने आया लतीफ़ खोसा साहब का, जो कि वकील हैं जरदारी साहब के। उन्होंने कहा कि ये फ्लैट तो 20 साल पहले फरोख्त हो चुका है, हम तो इन्हें अब नोटिस भेजेंगे हत्या के इज्जत का। साथ ही साथ आपने उसके बाद देखा होगा कि अली जैदी साहब एक डॉक्यूमेंट लेके आगे, टैक्स डॉक्यूमेंट, जिसके मुताबिक अभी तक जरदारी साहब के नाम पे वो फ्लैट है और जनवरी की डेडलाइन के तहत उन्हें एक टैक्सेस जमा कराने का नोटिस भी आया हुआ है। तो कितनी आपके नुक्ता नज़र में कानूनी एतबार से देखा जाए तो जरदारी साहब के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में नज़र आ रही है? देखिए समर अब्बास भाई, मैं उस केस के हवाले से जिसकी आपने तफसील बताई, जो थोड़ी बहुत हम भी अखबारात के ज़रिए से हमारे भी मालूमात में हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे दूसरे मुल्क में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, उनके बयानिए के हवाले से, उनके मंशूर के हवाले से, उनके प्रोसेशन और जलसे जुलूस के हवाले से मुल्क में एक सियासत डेवलप होती है और मुल्क तरक्की के सामने के आगे की तरफ गामजन होता है। हमारे मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है, सिर्फ अदालतें नज़र आ रही हैं, छोटी अदालतें, बड़ी अदालतें, उससे बड़ी अदालतें। हमारे मुल्क की तमाम सियासत को इस वक्त जो कंट्रोल कर रही हैं, इस वक्त जो मॉनिटर कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं, वो अदालतें हैं। तो इसका मतलब अगर आप अदालतों को करेंगे कि, तो मैंने पहले कहा है और कई बार कहा है कि अगर कोई छोटे फरीकों के दरमियान अगर अदालत कोई फ़ैसला देगी तो 8-10 आदमी उसकी हिमायत करेंगे, 8-10 आदमी उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे। मगर जब आप पॉलिटिकल केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालतों में जाते हैं, इनके लोग होते हैं, इनके मेंबरशिप है, इनके हमायती हैं, इनके मुखालफिन हैं, इसका मतलब मैं इनको कभी नुकसान नहीं होता। न तो उनको जरदारी साहब को कभी मुझे नुकसान होगा, ना मियाँ साहब को नुकसान हुआ। नुकसान होता है हमारी अदलिया को, नुकसान होता है हमारी जुडिशल सिस्टम को। लोग हमेशा अदालतों के ऊपर बात कर रहे हैं। एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि इदारे एहतसाब के हमने बनाए ही नहीं है। ठीक इदारे जो बेहतर तरीके से अगर एहतसाब कर रहे होते, अकाउंटेबिलिटी हो रही होती, तो शायद अदलिया को स्टेप इन करना ही ना पड़ता। नहीं, देखे ना, अदलिया ने, मैं मान लेता हूँ आपकी बात से, मैं एग्री करता हूँ कि हमने इदारे नहीं बनाए। अब उन इदारों को तक़वियत देने के लिए और उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी अदालतों को ये काम करना पड़ता है। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इस काम को करते करते अगर अदालतें अपना ही तकद्दुस, अपना ही एहतराम और अपनी ही इज़्ज़त खो बैठे, तो क्या ये फ़ायदे के, ये नफ़ा कोई फ़ायदे की बात है? इस वक्त क्या हो रहा है? लेकिन अदालत तो बार बार अली अहमद कुर्द साहब ये वाज़े कर रही है कि हम मजबूरी में सारा कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने करना था उन्होंने नहीं किया, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। मैं छोटी सी मिसाल दूं,
एहतसाब के कानून की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत रहा, नवाज शरीफ साहब 5 साल हुकूमत में रहे, लेकिन अब वो मानते भी हैं कि हमें तरमीम करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की, मसलहत आड़े आ गई थी। ज़ाहिर है हर किसी ने इस्तेमाल किया एहतसाब के कानून को, एहतसाब के इदारे को आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपोजिशन की पार्टीज़ की, तो वो तो मानते हैं हमसे नहीं हो सका। और अब भी आप देखें कि इस वक्त भी कोशिश हो रही है कि तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं वो बैठें, एहतसाब के कानून में तरमीम हो, बेहतरी हो, जहाँ जहाँ कमी कोताही है। और अब भी सुप्रीम कोर्ट को आके उसको ऑब्जर्वेशन देना पड़ी है जस्टिस साहब को कि फरवरी तक जो है इस कानून में बेहतरी ले आए, वरना अदालत खुद करेगी। तो फिर वो कहते हैं कमी कोताही आप छोड़ते तो हमें आना पड़ता है सामने। नहीं समाराबाद साहब, ये भी अदालतों का काम नहीं है कि वो हुकूमतों को डायरेक्ट करें कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। नहीं, लेजिस्लेशन का जो राइट है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और अब भी सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी जिस किस्म का कानून बनाए, आइन में अमेंडमेंट करे, ये उसका इख्तियार है। अब देखें, अब मैं फिर यही कहता हूँ कि इसका फ़ायदा अदालतों को नहीं हो रहा, हमारे जुडिशल सिस्टम को नहीं हो रहा। अगर ये एहतिसाब को लॉ में कोई नुक्स है या इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो ये जो एहतिसाब की अदालतें हैं उनके फैसलों को देखकर उनको सामने रख कर बात करनी चाहिए। फिर उनमें जो भी अमेंडमेंट करनी है, जो नया कानून बनाना है उसको। अब मैं पहले के उस एहतिसाब अदालत की बात करता हूँ। मियाँ बशीर साहब थे, उन्होंने जब मियाँ साहब को जब कन्विक्ट किया, उसी के दौर उसी के कोर्ट में ये दोनों रेफरेंसेस भी पेश हुए थे। क्यों उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, क्यों उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं मैं बाकी 2 रेफरेंसेस नहीं चलाता हूँ? इसका मतलब ये कि रेफरेंसेस अदालत में चल रही है, गवाहियाँ आ रही हैं, मगर इसका मतलब बिहाइंड द कर्टन, पस पर्दा कुछ और भी चीज़ें हैं। तो यही मैं कहता हूं कि ये जो तासुर फैलता है अदालतों के सामने, कानून में नुक्स है या नहीं, आप उसको छोड़ें। अदालतों में जो कुछ नुक्स पैदा किया जा रहा है, अदालतों को जिस तरह अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है, ये बात सही नहीं है। ये आम आदमी समझता है। आप आम आदमी को अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आम आदमी को अपने तौर पर समझने और एक चीज़ को जांचने से आप नहीं रोक सकते। हमारा सिस्टम इन चीज़ों में फंसकर अपना काम छोड़ दिया। हाई कोर्ट में जो भी 100 केसेस की काज लिस्ट लगती है, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ जो अदालतों का अपना काम है वो करना चाहिए। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, जैसा कि नून लीग के लिए तो मुश्किलात काफ़ी टाइम से चल रही है, पीपल्स पार्टी जो कि रिलेटिवली अपने आप को थोड़ा महफूज समझ रही थी, उसमें बहुत सारी वजूहात थी जिससे मजबूरियाँ भी कहा जाता था। ये केसेस ही थे कि थोड़ा सा उन्होंने एक नर्म पॉलिसी रखी, सख्त बयानियां नहीं अपनाया उन्होंने, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी भी मुश्किल में आई है तो उस तरफ से भी सख्त बयानात देखने को मिल रहे हैं। किस तरह की मुश्किल पीपल्स पार्टी पर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो हमें वाज़ेह होनी चाहिए कि जुर्म तो हुआ है, जुर्म तो इस मुल्क के साथ 70 साल में हुआ है। और ख़ास तौर पर इस किस्म का जो करप्शन का जुर्म है, या पैसा खाने का जुर्म है, या कौमी ख़जाना लूटने का जुर्म है, ये तो अपनी तौर पे हकीकी तौर पर मौजूद है। ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर जिन लोगों की एसेट्स बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो सब के सब मुजरिम है, ऐसी बात नहीं है। जो शख्स अपना मनी ट्रेल दिखा सकता है, जो अपना पैसे को ऑनेस्टी का पैसा दिखा सकता है, जिसके पास ये सारे सबूत मौजूद हैं, वो तो बिल्कुल अपने हक पे है और वो इसका हकदार है कि वो अपनी वेल्थ को भी और अपने, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ एक जुर्म है, पाकिस्तान में भी जुर्म है और पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। ये कोई जो ख़जाने में पैसा आता है ये कहीं और से नहीं आता, ये लोगों की, हमारी जेबों से निकला हुआ, हमारी जेबों से निकला हुआ है, आपकी जेब से निकला हुआ। इसलिए इस पैसे की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे होती है और उन लोगों पे होती है जो कि इसके कंट्रोल में होते हैं। बदकिस्मती से इन दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप बहुत लंबे अरसे तक इस ख़जाने के कंट्रोल में रही है और उसके बाद अब जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका मतलब है कि जुर्म के ऊपर एक जुर्म की बहुत बड़ी प्राइमा फेसाई वजह बनती है। उस प्राइमा फेसाई वजह को एक्सप्लेन करना आज के कानून के मुताबिक इनके ऊपर फ़र्ज़ बनता है। अगर ये नहीं करेंगे, पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही थी, पब्लिक परसेप्शन क्या है? पीपल्स पार्टी का पत्ता पंजाब से कैसे साफ हुआ 2013 में? किस वजह से? 2008 में तो वो जीत गई, किस वजह से जीती? एनआरओ की वजह से जीती। किस वजह से जीती? बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जीती, एक सिंपैथी वोट की वजह से जीती।
बेशक वो पार्टी अपने तौर पे बहुत गहरी जड़ें रखती है, सिंध में ख़ास तौर पे, लेकिन पंजाब से उसका गायब हो जाना इस तरीके से इस चीज़ का इजहार है कि लोगों के अंदर एक रिएक्शन था। याद रखें, हर पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसका तकरीबन 13 से 15% वोट बैंक है सिर्फ पाकिस्तान में, और 18 से 20% ऐसा फ्लोटिंग वोट है जो कि अपनी पार्टी बदलता रहता है। जो बंधे हुए हैं वो बंधे हुए हैं। 15% वोट मिलेगा आपको आप जहाँ पे भी बैठे हैं, सिवाय पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर आज की पोजीशन के अंदर। अदरवाइज वो 18% वोटर है जिसने अपने आप को 18 से 20% जिसने तब्दील करना है। वो किस चीज़ पे अपना जहन बनाता है? वो जरदारी साहब की रेपुटेशन पे बनाता है, वो इन बातों पे बनाता है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का क्या बना, वो ये कहता है कि ये पैसा गया, इसको कोई एक्सप्लेन कर सका कि नहीं कर सका। हमारी तो दुआ और हम सब की दुआ तो ये है कि हमारा एक एक शख्स लीडर जो है वो इस काबिल हो कि उसकी इज्जत की जाए, वो सियासी तौर पर मुस्तहकम हो और अपना रोल अदा कर सके। लेकिन ये क्या कि हमारा ही पैसा लेके लोग चले जाएं और खरबोपति बन जाए? यानी मैं और आप तो वो नहीं खरबोपति। अली अहमद कुर्द साहब के ऊपर क्यों कोई मुकदमा कायम नहीं होता? मुबशर पे मुकदमा क्यों कायम नहीं होता? सीधी सी बात है यार। मतलब इसमें कोई, हाँ ये बात सही है, आई एग्री विद यू कि जो इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं वो पॉलिटिक्स में आएंगी, जो इसकी मॉरल रेमिफिकेशंस हैं वो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में आएंगी, लीगल रेमिफिकेशंस को लेके। लेकिन हम इनकी सेपरेट रेमिफिकेशंस के पीछे छुप नहीं सकते। जुर्म मौजूद है, शायद उसको साबित करने वाले नालायक हैं। ये मेरा खान साहब ने भी कल वाज़ेह किया पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, हाँ पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, देखिए इनको इस चीज से डील करना है। मैंने कहा दोनों पार्टियों में ट्रांजिशन है। द अर्लियर दे ट्रांजिट, जितना जल्दी ट्रांजिशन करेंगे शायद एक नया चैप्टर बेहतर तौर पर शफाफ अंदाज में शुरू कर सकें। मुर्शिद जरदारी साहब, एक तरफ तो ये केसेस चल रहे हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी ने एक बयानिया इख्तियार किया हुआ है कि ये सारा मामला 18वीं तरमीम की वजह से है और वन यूनिट बनाने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए हमें कॉर्नर किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें प्रेशर में लाया जा रहा है, ये केसेस इस वजह से हैं। अब जाहिर है जो इस वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं वो हैं तो बड़ी इंक्रिमिनेटिंग है जरदारी साहब के लिए भी, जो दस्तावेजात लेके आए हैं हुकूमती वज़रा। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए कितना ये टफ टाइम है? और अब तो हम देख रहे हैं कि सनम भुट्टो भी आके मिल रही है बिलावल साहब से, पार्टी के चारों सदूर भी बैठे हैं, सूबाई सदूर, और प्लानिंग हो रही है। ज़रा 27 के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी अपना लाए अमल का भी ऐलान करने जा रहे हैं। मुमकिन लाए अमल आपकी नज़र में क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी का? वो एफोर्ड कर सकती है कि वो मज़ामती तहरीक की तरफ जाए? देखिए, पहली बात तो मेरे ख्याल में शहजाद चौधरी साहब ने जो की वो बिल्कुल मेरे भी दिल को लगती है और मैं भी उसे कहता हूं कि देखें दोनों जमातों के अंदर ट्रांजिशन होने वाली है और ऑर्गेनिकली हो जाए तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसमें कोई मसला देखें, क्योंकि बहुत नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पार्लियामान में कभी नहीं आ सकते। सेम गोज़ फॉर जरदारी साहब भी, जितनी जल्दी अगर वो भाग दौड़ सारी की सारी बिलावल के हाथ में मुंतकिल कर दें तो चीज़ें खासी बेहतर होंगी, हम नया चैप्टर खोलेंगे। आई एम ग्लैड कि जो है कुर्द साहब ने बिहाइंड द कर्टन्स का भी जिक्र किया और शहजाद चौधरी साहब ने एनआरओ का भी जिक्र किया। तो इस सारे किस्से में पॉलिटिशियन निकलते इस वजह से हैं कि उनको जो एनआरओ देती है एस्टैब्लिशमेंट, तो उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आता। मतलब मुशर्रफ साहब ने चौधरीज़ की पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करने के लिए उनके केसेस सारे माफ़ करवाए, उनके कर्जे माफ़ करवाए, उनको एक क्लीन चिट दे दी, उस पर कोई बात नहीं करेगा, ना ही उसके ऊपर कोई केसेस आते हैं। तो आप तस्वीर का एक रुख तो सबको दिखाते कि जनाब ये है, ये इन्होंने करप्शन की, जिस तरह जरदारी साहब के फ्लैट का मसला है तो ये फाइलें पड़ी होती हैं एजेंसीज के पास, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो जब निकालना होता है एक फ़ाइल निकाल लेते हैं और उसमें सियासतदानों की कमज़ोरियाँ अपनी जगह हैं। मगर मुझे सबसे बड़ा शिकवा ये होता है कि जो लोग बिहाइंड द कर्टन्स काम करते हैं वो इस मौके को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उनको अपना कोई एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करनी होती है, यानी मुल्क की मफाद में वो भी नहीं होते। तो ये मौका आपको क्यों सूटेबल लगता है कि वो चीजें सामने आ गई जो पड़ी थी फाइलों के अंदर? मैं वही ना, ऑब्वियसली किसी ने दे दी। अब अगर उनकी तरफ से इतना बड़ा रिस्पॉन्स सामने आया कि ये बिक गया था, तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो है एजेंसीज के पास पड़ी होती हैं और इसमें हमारे सियासतदानों की नालायकी नहीं। मैं इस मौके की बात करूं मुर्शिद साहब, ये मौका क्यों इंपॉर्टेंट है फिर? इस मौके पे जो आप कह रहे हैं ना कि मुनासिब मौके पे वो आ जाती हैं, ये मौका क्यों मुनासिब है कि ये चीज़ें एट अ टाइम एक साथ ही सामने आ रही हैं? नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, ये क्यों आपको मौका ये इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखिए, एक रस्सा कशी तो चल रही है ना बहरहाल दोनों जमातों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान।
जरदारी साहब ने जिस तरह से बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में ताउन किया, सेनेट इलेक्शंस में ताउन किया, सदारती उम्मीदवार पीटीआई को देने में ताउन किया, तो अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ चलेगा तो वो जाहिर है वो शिकवा तो करेंगे, और जाहिर है उन्होंने उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की तरफ इशारा कर दिया कि जिनके बारे में उनका ये ख्याल है कि वो मैनिपुलेट करती हैं चीज़ों को। दूसरा, कुर्द साहब की हद तक मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ कि कल को कुर्द साहब जो है वो बड़े अच्छे लॉयर हैं, साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट जाएं और कहें कि 9 लाख से ज़्यादा पेंडेंसी है, मैं आपके केसेस हेल्प करने में सॉल्व करवा देता हूं, मैं आपके केसेस जो पेंडेंसी कम करने में हेल्पफुल हो सकता हूं, तो क्या अदलिया ताउन करेगी? देखिए, बात यह है कि हम अपने इदारा अपना काम छोड़ के दूसरों के काम करने की जब कोशिश करते हैं तो हमारे अपने इदारे की भी साख मुतासर होती है और दूसरी जगह जो है वो भी काम ठीक नहीं हो पाता। यही रस्सा कशी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, ये 1950 की दहाई से आज तक चल रही है। 2 इदारे मिल जाते हैं, वो तीसरे इदारे के खिलाफ गैंगअप हो जाते हैं, और चाहे वो इन तीनों में से पहले क्योंकि सदर होता था, 58(2) भी होती थी, तो एक और ट्राइका होता था। अब ये सारी चीजें समर अब तो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है ना, हम कब तक इससे नजर चुराएंगे? वो रोटेशन होती रहती है कि कौन किसके साथ किस मौके पे मिल जाता है। ठीक है, ये 90s में समर 90s में ये फ्लैट सामने आए थे, एस्टेब्लिशमेंट के पास सब उसकी फाइलें थी, इन्होंने 90s पूरा टॉलरेट किया, 2000 टॉलरेट किया, दोबारा हुकूमत दी, 2 तिहाई से हुकूमत दी। जब उन्हें लगा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब हमारे लिए चैलेंज बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा ला करके एवन फील्ड में इनको फड़का दो। उसी तरीके से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। ठीक जी, शहजाद साहब आप ऐड कर लें। नहीं सॉरी, मुबशर को मेरा बिल्कुल इंटरप्ट करने का वो नहीं था, बात मुकम्मल कर लेते। देखिए, बात यह है कि पनामा तो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं लेना, इस्टेब्लिशमेंट पनामा छुपा, जब तक पनामा सामने नहीं आया उस वक्त तक तो ये हर चीज़ छुपी हुई थी, और ये सारे मसाइल के बावजूद कभी भी कोई इस्टेब्लिशमेंट से ये सामने लेके नहीं आया। हो सकता है उनके पास रिकॉर्ड हो इन चीज़ों का, मुझे नहीं मालूम, जैसा मुबशर कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, लेकिन पनामा ज़रूर सामने लेके आया है इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ज़रा इसको इस तरीके से देखने की भी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी तारीख हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और पॉलिटिक्स के दरमियान एक कशमकश की तारीख है, लेकिन उसके पीछे छुपना भी जायज़ नहीं है। यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट गलत है, गलत रही है, गलत करती रही है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जरदारी साहब और किसी और का जो, या पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों का, या कोई और जिसने जुर्म किया हो उसका जुर्म भी छुपाया जा सकता है या उसके पीछे छुपा जा सकता है। जिन लोगों का जो भी जुर्म है, कानून पाकिस्तान आज मौजूद है, उसके नीचे ला के उनको ट्राई आउट करना चाहिए और मुकम्मल तौर पर उनसे जवाबदेही करनी चाहिए कि आपको ये मालूम था, आपने उस वक्त क्यों पाकिस्तान के ऊपर जुर्म होने दिया या इस जुर्म को, मुजरिम को छुपाया। मेरा ख्याल है ये भी एक जुर्म बनता है अगर ऐसा हुआ है, और उन लोगों को सामने आना चाहिए। कानून जो है वो सियासतदानों पे जब एकतरफा तौर पर अप्लाई होता है तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चले मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम बयानिए से मुतालिक बात करेंगे। एक तरफ हुकूमती कैंप का बयानिया है कि ये लोग करप्ट हैं, जिसने चोरी की है, मुल्क लूटा है, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसे जेल में जाना चाहिए, और अभी भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से मुतालिक केसेस हैं उसे करप्शन से ताबीर करके ये एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि इनके साथ ठीक हो रहा है हुकूमत की तरफ से। और हुकूमती, और जबकि अपोजिशन कैंप में हम देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ हम देखें तो वो ये बयानिया तरतीब दे रहे हैं कि ये यकतरफा एहतसाब है, ये गलत हो रहा है, इंतकामी सियासत हो रही है। तो आने वाले दिनों में किसका जो बयानिया है उसे अवाम में पजीराई ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलने जा रही है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए उन दो मुतजाद बयानियों की। एक बयानिया हुकूमती कैंप की तरफ से तरतीब दिया गया है कि इन लोगों ने करप्शन की, अपोजिशन की जमातों की क़यादत ने, इन्हें जेल में जाना होगा, इनका एहतसाब होगा। और दूसरी तरफ जो बयानिया है अपोजिशन का कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनके खिलाफ। ज़रा सुना देते हैं कि दोनों तरफ से किस किस तरह का बयानिया सामने आ रहा है और किस तरह के बयानात अपने अपने बयानिया की सपोर्ट में आ रहे हैं, उसके बाद फिर तबसरा लेते हैं। हमारे ऊपर कह रहे हैं बार बार ये ऑपोजिशन वाले, ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई कर रही है। कौन सी इंतकामी कार्रवाई कर रही है? मार्च तक ये झाड़ू फिर जाएगा। करप्शन खत्म करने के नाम पे ऑपोजिशन को जकड़ने का ये जो अमल है, इससे
आप पीछे हट जाएं। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है वो। वैसे शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। बिल्कुल गठजोड़ के साथ काम हो रहा है, तो ये तो मेरी भगत नजर आ रही है। हमें कहा जाता है कि ये केसेस पुराने हैं और हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नैब खुद मुख्तार है। हमने बारहा कहा कि नैब हमारे अंडर नहीं है और नैब एक आजाद इदारा है, लेकिन इनको यकीन कैसे दिलाया जाए? एहतसाब के नाम पर इंतकाम की रविश इख्तियार की गई है। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। इस मुल्क में वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चलेगी। If there is to be accountability, then let there be across the board accountability. Let the judiciary be accountable. Let the civil and military bureaucracy be accountable. इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। जी अली अहमद कुर्द साहब, आपकी नज़र में, आपके नुक्ता नज़र में कौन सा बयानिया अवाम में पजीराई हासिल कर पाएगा? एक तरफ चोर चोर का शोर है, दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है किसका बयानिया ज़्यादा बिकेगा अवाम में? देखें समर अब्बास साहब, हमने तो ये देखा है, वैसे थे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के इलेक्शन के ज़माने में हर पार्टी जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही होती है तो वो बड़े खूबसूरत और पुरकशिश नारों की तलाश में होती है और उन नारों की बलबूते पे इलेक्शन लड़ते हैं। मुझे अफसोस है कि अब तो इलेक्शन भी हुए तीन महीने से ज़्यादा गुजर गए वक्त, अब तक जो भी हमारी हुकूमत है, इलेक्ट हुकूमत है, और वैसे तो डेमोक्रेट के, ये मैं उनको कहता हूँ कि उनको टाइम मिलना चाहिए, मगर वो तो अब भी करप्शन की बुनियाद, नारे की बुनियाद पे जो हुकूमत चला रहा है। अभी तक तो कोई भी इतना तब्दीली आई और आवाम को बड़ी एक ख्वाहिश थी, आवाम की एक उम्मीद थी कि तब्दीली आएगी, मगर अभी भी अगर हम मांगे और तांगे के पैसों से जो है अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और हुकूमत ले पैसे के लिए अगर बाहर से आ रही है तो एक बड़ी वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे आनी चाहिए। मगर कतर से पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, वहाँ हमारा वज़ीर ख़ारजा नहीं जाता, वहाँ हमारा आर्मी चीफ जाता है, इसका मतलब आर्मी चीफ हमारे लिए पैसे ला रहा है। ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो करप्शन वाला बयानिया है हुकूमत का, वो इतना कामयाब नहीं जा रहा। उसके मुकाबले में जो विक्टिमाइजेशन वाला है, जो अपोजिशन का है, वो उनके बयानिए में ताकत है। देखिए हम यहाँ इस वक्त तीनों जो साहबान बैठे हैं, जो बहुत काबिल एहतराम, हम सारे एनालिस्ट हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको और बताऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मैं इलेक्शन लड़ा उसमें और बहुत बड़े बड़े लोग नहीं चाहते थे कि मैं आऊं, मगर जरदारी साहब ने भी मेरे मुखालिफ वकील को सपोर्ट किया। मगर आज उनको विक्टिमाइज करने की बात हो रही है या उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो हम हैसियत एक एनालिस्ट के करते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम किसी के साथ नहीं हैं, मगर हम आवाम के साथ हैं, इस मुल्क के साथ। तो मैं समझता हूँ जो बयानिया अपोजिशन का है उसमें जान है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और लोग उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुर्द साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो रही है, ये एक दूसरे की करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठी हो रही है। अगर तो ये इकट्ठे होते किसी मुल्की काज के लिए, जमहूरियत के लिए या किसी अवामी मसले के लिए, तो शायद पजीराई मिलती। ये तो अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये बयानिया तो फिर उस पर हावी नहीं आएगा। नहीं, हुकूमत जो कुछ कहती है तो इसका मतलब हमेशा तो सच नहीं कहती। हुकूमत तो कोई हमारे लिए वलीउल्लाह पैगंबर तो नहीं है कि जो इन्होंने कहा सही कहा। देखिए शहजाद चौधरी साहब है, उनके भी आप रोल को देखें ना। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। क्या लगता है, ज़ाहिर अब सफबंदी हो रही है, अपोजिशन की दो जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आ रही हैं, और ज़ाहिर है उसकी वजह यही जो एहतसाब का अमल चल रहा है, इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार देके करीब आ रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये इन्होंने करप्शन की है, अपनी करप्शन को बचाने के लिए एक साथ मिल रहे हैं। और खान साहब भी 27 तारीख से जलसे करना शुरू कर रहे हैं, 27 जनवरी से मियांवाली में पहला जलसा कर रहे हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली नईमुल हक साहब के बकौल जलसे करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में जो माहौल बन रहा है, यानी कि बयानियों की जंग होगी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कि किसका बयानिया ज़्यादा हावी होता है। देखिए, ये पिछले 2 साल से जो मामला चल रहा है, जब से ये पनामा का मसला आया है, एक जुर्म को सियासी रंग दे दिया गया है। एक लीगल केस को, एक क्रिमिनल केस को पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कोशिश है पार्टीज़ की जो केस के अंदर इन्वॉल्व है।
अच्छा, उसकी वजह से आपको लगता है कि जब अगर एक जुर्म को सियासत में कन्वर्ट कर दिया जाए और एक पार्टी कामयाब हो जाए तो वो कामयाब अपना एक स्ट्रेटजी और अपना कामयाब टैक्टिक के लिए। ऑन द अदर हैंड हुकूमत को जुर्म और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। सही, अगर वो फ़र्क नहीं कर पाएंगे और उसी ज़ुबान में जवाब देंगे जो कि अपोजिशन खेल रही है उनके साथ, तो फिर ये अपनी पोजीशन से कमज़ोर हो जाएंगे। जुर्म जुर्म होता है और जुर्म के रास्ते बड़े बिल्कुल मुतय्यन हैं कानून के अंदर। वो अदालतें हैं, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, वो नैब है, ये उनका काम है कि जुर्म को लेकर चले। लेकिन जुर्म की बुनियाद पे सियासत बनाई गई है अपोजिशन की तरफ से, जिसको सियासत के तौर पे हुकूमत भी खेलती है। और जब सियासत तौर पे खेलती है तो वो जो एक जुर्म होता है वो सियासत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब सियासत में चीज़ आती है तो वो बात फिर वो नहीं रहती, वो डिफाइनिंग लाइंस नहीं रहती जहाँ पे जुर्म सरजद हुआ और जहाँ पे सियासत शुरू हुई। अच्छा, और हुकूमत की कामयाबी इसमें होती है कि जुर्म को जुर्म रहने दे और सियासत को अलहदा कर ले। कुर्द साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि आपने करप्शन की थीम पे, बेशक आपकी थीम थी और सक्सेसफुल थीम थी, इस पर इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन उस करप्शन की थीम को अब आप जुर्म और सियासत को मदगम करने में इस्तेमाल मत करें, बल्कि करप्शन के एक एंटी करप्शन स्टांस लेके आगे चलें। लेकिन आपका काम अब फ़र्क हो गया है, आपने डिलीवरी करनी है बहुत सारी बाकी चीज़ों में, आपको उस पर जांचा जाएगा। वरना आप अदालतों का काम कर रहे हैं शोर मचा के और अपोजिशन का काम कर रहे हैं उसको सियासी रंग देने के अंदर। तो अवॉइड दैट, लेट दिस बी डेल्ट बाय द लॉ, लेट दिस बी डेल्ट बाय द कोर्ट्स। आप अपना काम जारी रखिए। अगर आपको कोई जुर्म नज़र आता है इनके कानून में भेजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम गवर्नेंस का कीजिए, सियासत को छोड़ दीजिए, सियासी रंग के अंदर मत आने दीजिए इन चीज़ों को। तो मुझे नहीं समझ आती 27 जनवरी को क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे मियांवाली में। आपका काम तो इस्लामाबाद में बैठ के डिलीवर करना है, वो उस तरफ ध्यान दीजिए जो कि कुर्द साहब ने भी जिसका जिक्र किया। जी मुबशिर जैदी साहब, फिर आपकी राय में ये प्रेशर अपोजिशन का कि ज़ाहिर अपोजिशन बड़े ज़ोर और शोर के साथ, शद मद के साथ ये बयानियां तरतीब दे रही है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो अवाम में जाने की बातें भी कर रहे हैं। नून लीग भी 30 तारीख से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का इरादा रखती है और पीपल्स पार्टी भी इसी तरह के इशारे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं। जिस तरह से जरदारी साहब इस वक्त सिंध में जलसे कर रहे हैं, बड़े बढ़ चढ़ के हर जगह पर जा रहे हैं और अपना केस पेश कर रहे हैं, तो खान साहब को उसी को काउंटर करने के लिए, उस बयानी को काउंटर करने के लिए अवाम में जाना पड़ रहा है, जो वो 27 जनवरी से मियांवाली में जलसा कर रहे हैं। और वो नईमुल हक साहब कहते हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी वो जलसे करेंगे। मुझे समर, मेरे ख्याल में शहजाद चौधरी और कुर्द साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं सिर्फ ये ऐड कर सकता हूँ कि खान साहब को अब ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म है, वो कंटेनर पर नहीं हैं। तो अगर आपने अपोजिशन की इस सियासत को या इस नैरेटिव को काउंटर करना है तो आपको डिलीवर करना है जो वादे करके आप आवाम से आए हैं कि आप माशी हालत बेहतर करेंगे, आप हमारे मुल्क में बेहतरी लेकर के आएंगे। लेकिन मुबशिर साहब आपको याद होगा, आपको थोड़ा सा मैं याद करा दूं, अगर तो खान साहब तो कहा करते थे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो जलसे किया करते थे, तो खान साहब अपोज किया करते थे कि आप तो वज़ीर आज़म है, आपकी तो हुकूमत है, आप जलसे क्यों कर रहे हैं। तो अगर उन्हें अपने इस मौके पे यू टर्न लेना पड़ रहा है तो ये तो जाहिर करता है कि काफ़ी फिर मजबूरी या दबाव ज़्यादा है अपोजिशन की तरफ से, इसलिए उन्हें खुद भी अवाम में जाना पड़ रहा है ताकि अपना बयानिया बेहतर अंदाज में मौसर तरीके से बयान किया जा सके। मुझे लगता है कि खान साहब के ऊपर अपना दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो डिलीवर हो नहीं पा रहे, और अगर वो नहीं डिलीवर हो पाएंगे तो ज़ाहिर है अपोजिशन का बयानिया मजबूत होगा। खान साहब को चाहिए, और जितने फवाद चौधरी हैं या शेख रशीद हैं, ये जिस तरह के बयानात देते हैं ये और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। आप अपनी हुकूमत पर ध्यान दें, आप अगर अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर लेंगे तो अपोजिशन का बयानिया खुद ब खुद मर जाएगा। अब खान साहब